नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथोडोलॉजीज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल जो होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है फ्रॉम हेड टू टो। तो सबसे पहले हेड डेवलप होता है, उसके बाद टो डेवलप होता है। हेड से टो की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सर पहले ग्रो कर जाता है, सर बहुत बड़ा होता है उनका, उनके बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या है, हेड पहले ग्रो हो गया, टो बाद में, टो यानी कि बाकी बॉडी पार्ट्स पैर की तरफ जब जा रहे हैं हम डायरेक्शन, तो बाद में ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल का। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में प्रॉक्सिमिटी आ रहा है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी होता है आसपास। तो यहां पर हम ऐसे याद रख सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी क्या होगी, सेंटर से पेरिफेरी होगी। ठीक है, पेरिफेरी क्या होता है, इसका पेरीमीटर के में भी यूज होता है ये वर्ड। ठीक है, तो सेंटर टू पेरिफेरी जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो डेवलपमेंट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री समझ लीजिए। ठीक है, सेंटर से ये पेरिफेरी हो गई। ठीक है, तो इसके अगर एग्जांपल देखते हैं तो चिल्ड्रन लर्न टू मूव शोल्डर बिफोर लर्निंग टू कंट्रोल फाइन फिंगर मूवमेंट्स। तो चिल्ड्रन जो है पहले शोल्डर का मूवमेंट उनको पहले आ जाता है, फिंगर का मूवमेंट जो फाइन फिंगर मूवमेंट होता है वो बाद में आ पाता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा बच्चों के क्या है, जो बीच की बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी पहले जल्दी ग्रो कर जाती है और उनके जो हाथ होते हैं वो बाद में ग्रो करते हैं। हाथ छोटे छोटे रह जाते हैं, हाथ और पैर देखे होंगे आपने, जो बच्चे होते हैं उनके हाथ और पैर छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी क्या है वो बड़ी हो जाती है पहले। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल का ही एग्जांपल होगा। तो ये काफी बार पूछा जाता है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। आगे देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन और डायजाइगोटिक ट्विन। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, इनमें इनका जेंडर सेम होता है। ठीक है, डायजाइगोटिक ट्विन नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो इसमें क्या है, उनका जेंडर अलग भी हो सकता है। ठीक है, देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट। तो जाइगोट में क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो टोटल दो होते हैं एक पेयर में, तो टोटल 46 हो गए। तो इनमें से जो 22 होते हैं उन क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो अलग होता है, उसी से उनका जेंडर डिफाइन होता है। तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में XY होता है। ठीक है, ये अलग होता है, इसी से उनका जेंडर डिफाइन होता है। लेकिन जो ये 22 सेम होते हैं, ये जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सेक्स, एक होता है जेंडर। तो जो सेक्स होता है उसे बायोलॉजिकल एंटिटी कहा जाता है, लेकिन जेंडर जो होता है उसे सोशल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। तो जेंडर जो है वो हमारी सोसाइटी बताती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये टर्म्स ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं उसमें लार्ज मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, आर्म्स, लेग्स और टॉर्सो का। टॉर्सो हमारे शरीर को बोलते हैं, ठीक है, बॉडी को। तो इसके एग्जांपल है वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग, किकिंग। तो इनमें क्या है, बड़ी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जिसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है। तो इसमें इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट विद आईज, हैंड, फिंगर्स। तो आईज, हैंड और फिंगर्स का मूवमेंट होता है स्मॉल मसल्स का। तो इसमें आता है ग्रास्पिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, हैंड राइटिंग, बटनिंग, ब्रशिंग। ठीक है, तो हाथ से लिखना, बटन लगाना, ये सब इसमें आता है। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 लेवल ऑफ माइंड बताए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो जो इड होता है वो इंस्टिंक्ट पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कनेक्शन अनकॉन्शियस माइंड से होता है। ठीक है, ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका कनेक्शन प्री कॉन्शियस माइंड से होता है। सुपर ईगो जो होता है वो मोरालिटी पे काम करता है, इसका कनेक्शन कॉन्शियसनेस से होता है। ठीक है, तो माइंड के 3 पार्ट होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसको सबकॉन्शियस भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी को पिज्जा खाना है, कोई कहता है मुझे पिज्जा खाना है, तो वो क्या है, उसके प्लेजर पे डिपेंड करता है। तो ये उसके अनकॉन्शियस माइंड में है कि उसको मन कर रहा है पिज्जा खाने का। ठीक है, उसके बाद उसका जो रियलिटी एस्पेक्ट है, ईगो वाला है, वो कहता है कि आपको याद है कि नहीं, पिज्जा खाने से क्या है, उसको पहले कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, पेट खराब हुआ होगा, तो वो कहता है कि थोड़ा सा ही खा लो, खाना है तो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, रियलिटी बेस्ड है, रियलिटी में उससे क्या होता है, उस पे बेस्ड है। तो ईगो इसमें काम कर रहा है। सुपर ईगो तब कब आता है कि बिल्कुल नहीं खाना है, जब अगर तुम्हारा दिमाग ये कहता है कि नहीं खाना है क्योंकि हम एक डाइट पे हैं, हम फैट लॉस कर रहे हैं, इसीलिए हमको पिज्जा नहीं खाना है।
ठीक है। तो ये क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड इस टाइम पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इड, ईगो और सुपर ईगो को डिफाइन किया जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, इंस्टिंक्ट, रियलिटी, मोरालिटी, और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या प्रीकॉन्शियस, और कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इन टर्म्स को याद रखना है इनके साथ। आगे देखते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो आईक्यू का ये फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज उसकी कितनी है बनने की, क्रोनोलॉजिकल जो आपकी नॉर्मल एज जो होती है, और उसका रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आईक्यू का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो उससे आईक्यू निकाल सकते हैं। अल्फ्रेड बिनेट जो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का, और स्टर्न जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का, ठीक है। अगर किसी का आईक्यू 140 प्लस है तो उसको हम जीनियस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। 90 से 109 तक के बीच में जो होता है, 90 to 109, ये नॉर्मल के कैटेगरी में आता है। तो आपको नॉर्मल ऐसे याद रखना है, तो जिसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसके दिमाग की एज और जो उसकी नॉर्मल एज जो है वो सेम आ रही है, तो वो 100 आएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। तो जितनी उसकी मेंटल एज है उतनी ही उसकी क्या है, नॉर्मल एज है। लेकिन अगर उसकी मेंटल एज ज्यादा है, ठीक है, 120 है मान लो, और उसकी नॉर्मल एज 100 है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका आईक्यू आ जाएगा 120, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, तो वो क्या है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मल जो है वो क्या कहलाता है, इसमें 90 to 109 की जो कैटेगरी है ये नॉर्मल के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है कुछ। डल होता है 70 to 79, मोरॉन होता है 50 to 69, और इडियट होता है ये 0 से 24, ठीक है। 24 से कम वाले इडियट कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, ये वाले याद रखनी है, ठीक है। 2 फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने। तो इसके अकॉर्डिंग 2 फैक्टर हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी इसमें जनरल एबिलिटी आती है, एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए जनरल आपके अंदर कितना एबिलिटी है वो जनरल एबिलिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए जो अगर आपकी एबिलिटी है वो स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। यानी कि अगर क्रिकेट को खेलने के लिए क्रिकेट कितनी स्किल्स हैं आपकी, तो वो स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। उसका आपके वॉलीबॉल आप कैसा खेलते हैं वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि आप क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, ठीक है, तो वो जनरल एबिलिटी हो जाएगी। अगर आपकी अच्छी फिटनेस है तो आप क्रिकेट भी अच्छा खेलेंगे और आपकी एस फैक्टर यानी कि वॉलीबॉल भी अच्छा खेलेंगे, ठीक है। तो दोनों पे वो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यही यहाँ पे लिख रखा है। हेरिडिटरी होता है जी फैक्टर, तो ठीक है, ये आपका पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है। एस फैक्टर जो होता है वो हेरिडिटरी नहीं होता है, ये आप क्या है, ट्रेनिंग से सीखते हैं। ट्रेनिंग का जी फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एस फैक्टर जो है आप चेंज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग कर कर इसको सीखा जा सकता है। तो नोम चोम्स्की ने क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर ये टर्म्स दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग अंदर हमारे एक डिवाइस होता है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो ये डिवाइस जो है किसी भी लैंग्वेज को हमारे अंदर एक्वायर यानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। ये एक डिवाइस ही है जिसकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, ठीक है। अब उस लैंग्वेज की ग्रामर को हम समझ पाते हैं यूजी यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर से, ठीक है। ये सबके अंदर होता है, ठीक है, ये माना जाता है। तो ये यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो हर एक लैंग्वेज वाले बंदे के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होता है, जैसे LAD होता है वैसे ये होता है, ठीक है। लेकिन GG यानी कि जेनरेटिव ग्रामर जो होता है ये होता है हर एक लैंग्वेज का क्या है, अपना ग्रामर होता है। तो कहीं पर क्या है, जेंडर को सेम लिया जाता है, कहीं पर नहीं सेम लिया जाता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो डिफरेंस होता है वो जेनरेटिव ग्रामर के अंडर आता है। आपको इसमें से मेन जो है इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, UG यानी यूनिवर्सल ग्रामर, और GG यानी जेनरेटिव ग्रामर। तो ये तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। टाइप ऑफ एजुकेशन कौन सी होती हैं, तो पहली आती है फॉर्मल एजुकेशन, जिसके अंदर जो हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं नॉर्मली वो आता है, ठीक है। इनफॉर्मल होती है जो हम सीखते हैं अपने फैमिली से, ठीक है। अगर आपके दादाजी हैं तो वो कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं, उससे आप सीख रहे हैं, रेडियो पे सुनकर सीख रहे हैं, मूवी सिनेमाज में सीख रहे हैं, ठीक है। जो भी देखते हैं आप उससे सीखते हैं। तो ये सब इनफॉर्मल आता है, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है ये। नॉन फॉर्मल होता है डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं उससे सीख रहे हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं उससे सीखते हैं, तो वो नॉन फॉर्मल में आता है। तो फॉर्मल तो ज्यादातर याद रह जाता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो ये ध्यान रखना है, इनफॉर्मल यानी कि कोई भी आप कॉपी किताब लेके नहीं बैठे हैं इसमें, ठीक है, इसमें ऐसे ही सीख रहे हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल में कॉपी किताब तो लेके बैठे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप जो है दूर से सीख रहे हैं, जो टीचर वो आपके सामने नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन है। तो ये ध्यान रखना है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंदर 3 आते हैं, साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव।
तो साइकोमोटर में फिजिकल एक्टिविटीज से जो हम सीखते हैं, फिजिकली जो सीख रहे हैं, कोई स्किल हो सकती है फिजिकली, वो सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। कॉग्निटिव के अंदर आती है माइंड से रिलेटेड, इंटेलेक्ट से रिलेटेड किसी चीज को समझना, रीजनिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव के अंदर आते हैं। अफेक्टिव के अंदर इमोशन से रिलेटेड हमारा लर्निंग होती है, ठीक है। तो इमोशनल लर्निंग हमारी अफेक्टिव के अंदर आती है। तो ये अफेक्टिव वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद नहीं रहता है। तो अफेक्टिव वाला इमोशन से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में एडम्स ने बताया है बाइपोलर एजुकेशन, ठीक है। बाइपोलर, बाई का मतलब होता है टू, तो इनके अकॉर्डिंग टीचर और स्टूडेंट्स नेसेसरी हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जॉन डेवी ने बताया कि टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ करिकुलम का होना भी जरूरी है। आपका टाइम टेबल हो गया या क्लास हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। तो इन्होंने ट्राइपोलर एजुकेशन दिया, ट्राई यानी 3। तो बाइपोलर में टीचर स्टूडेंट आ गए, ट्राइपोलर में करिकुलम भी ऐड हो गया। तो ये याद रखना है आपको, इनके नाम भी याद रखने हैं, जॉन डेवी और एडम्स। और बाइपोलर, ट्राइपोलर में ये क्या क्या आते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो किसी का हम असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स का, तो वो किस किस टाइप का होता है वो देखते हैं। पहला आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA बोलते हैं इसे। दूसरा आता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तीसरा आता है सेल्फ असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट जो होता है वो जो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल हमारा टेस्ट लेने का तरीका होता है, हाफ ईयरली या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए, ये समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। तो इसमें होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो आपने सीखा है उसका असेसमेंट हो रहा है, उसका टेस्ट हो रहा है। ये क्या होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जब आपने समझा दिया है उसके बाद टेस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें आप ट्रेडिशनल तरीके से टेस्ट नहीं लेते हैं। इसमें क्या है, आप कोई स्पीच बुलवा सकते हैं या अलग प्लेस करवा सकते हैं, उस तरीके से सीखते हैं, ठीक है। इसमें इंटरैक्टिव तरीके से हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। क्विज हो सकता है या फिर कोई प्ले करवा सकते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, जब टेस्ट ले रहे हैं, तब भी क्या स्टूडेंट सीख रहा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये तब होता है जब हम आप लेसन प्लान चल रहा है उसके बीच में ही ये चलता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूअस रहता है। इसमें ये नहीं होता लेक्चर दे दिया उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं, इसमें जो टेस्ट भी होता है वो ड्यूरिंग लेक्चर ही चलता रहता है, ठीक है। तो अगला आता है सेल्फ असेसमेंट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या स्टूडेंट अपने आप को असेस करता है। वो इतनी इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो खुद को देख सकता है कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ठीक है। तो इसमें होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो जैसे जैसे वो सीख रहा है वैसे ही वो खुद को असेस भी कर रहा है, खुद का टेस्ट भी ले रहा है कि कितना वो सीख रहा है, ठीक है। तो इसमें होता है स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, स्टूडेंट को पता है कि वो कितना लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है, खास करके इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग। तो ये ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव में क्या आता है, फॉर आता है, इसको याद रख सकते हैं, FOR, और ये भी FOR, ठीक है। तो एक बार आप ये याद रखेंगे फॉर से फॉर, तो ये बाकी तो याद हो ही जाएंगे। समेटिव में ऑफ लर्निंग, तो क्या सीखा आपने उसका हो रहा है आपका असेसमेंट, ठीक है। और बाकी ये एज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर, ऑफ और एज को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग में आता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो जैसे कि डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है तो वो पता लगाता है आपकी बीमारी क्या है, उसी तरह डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या है, पता लगाया जाता है कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, आपके कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये डायग्नोस्टिक टीचिंग में पता लगाया जाता है। अब जब पता लग जाता है कि क्या कारण है तो उसका इलाज करा जाता है रेमेडियल टीचिंग में। इसमें क्या किया जाता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं और उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि उनको क्या करना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या है बेटर हो सके, ठीक है। तो हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEES PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आप इसकी PPT भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।